हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे लोटस साइंस क्लासेस में। तो आज हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट। इसमें हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी की सही तरीके से हम समझेंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया आपके लिए तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 1800 ईस्वी की, हम बात करते हैं 1800 ईस्वी की, तो इस 1800 ईस्वी में सबसे पहले केवल 31 तत्व हमें ज्ञात थे। कितने? 31 तत्व ये ज्ञात थे। नोट रखें, ध्यान रखें इसको। जब 1800 ईस्वी थी तो उस समय केवल हमारे लिए 31 तत्व ही ज्ञात थे। जैसे जैसे समय बढ़ा, यानी कि 1865 ईस्वी हुई, तब हमारे लिए 63 तत्वों की जानकारी हो गई, यानी कि 63 तत्व हमें ज्ञात हो गए। ठीक, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा वैसे वैसे तत्वों की हमें जानकारी हो रही। यानी कि पहले 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे, उसके बाद 1865 में 63 तत्व ज्ञात हो गए। यानी कि परंतु आज लगभग हमारे लिए 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है और भविष्य में इससे भी अधिक तत्व ज्ञात होने की संभावना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तत्वों की जानकारी भी हमें होती चली जाएगी। इसमें एक नोट पॉइंट है, नोट ध्यान रखें। कुछ तत्वों का गुण एवं उपयोग अलग अलग था तथा कुछ तत्वों के गुण आपस में समान थे, अतः इनका अध्ययन करना कठिन हो गया था। जैसे जैसे तत्वों की जानकारी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ही तत्वों का अध्ययन करना भी कठिन हो जाएगा। अतः वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनका वर्गीकरण करना यानी कि क्लासिफिकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनेक प्रयास किए। आवर्त सारणी बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनेकों प्रयास किए, जिसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जैसे मैं बात करता हूँ बेराइनर, ये 1829 की न्यूलैंड है। 1864 मेंडलीव हैं। 1869 बोर हैं। ठीक है, आदि वैज्ञानिकों ने बहुत योगदान दिया। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। जब आवर्त सारणी बनाई जा रही थी, यानी कि 63 तत्व की आवर्त सारणी जब बनाई जा रही थी, तो उस समय बेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। ठीक है, किस तरीके से आवर्त सारणी बना गई थी मैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कुछ रूल्स दिए थे उन्होंने, क्या दिए थे, थोड़े कुछ रूल्स दिए थे। रूल्स क्या था, जब आवर्त सारणी बनाई जा रही थी तब वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाते समय ये ध्यान रखा कि धातु तथा अधातु में तत्वों को विभाजित किया जाए। यानी कि धातु तथा अधातु में तत्वों को विभाजित किया जाए। इस तरीके से उन्होंने आवर्त सारणी को बनाना स्टार्ट कर दिया। कितने तत्वों की? 63 तत्वों की आवर्त सारणी उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। परंतु था क्या इसमें, यानी कि तत्वों को
उन्होंने कहा कि तत्वों में जो धातु हैं उनको अलग कर दो और जो तत्वों में जो अधातु हैं उनको अलग कर दो। इस तरीके से उन्होंने आवर्त सारणी बनानी स्टार्ट कर दी। प्रारंभ में तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया गया, परंतु बाद में ऐसे तत्वों की खोज हुई जो न केवल धातु थे और न ही अधातु थे। यानी कि ये नियम हमारा अमान्य हो गया। ये नियम कैसा हो गया? अमान्य हो गया, अमान्य हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आवर्त सारणी बनाई जा रही थी तो धातु को अलग रखा गया, धातु को अलग रखा गया, लेकिन पहले से बताया गया है कि 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे और 1865 में 63 तत्व ज्ञात थे। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे तत्वों की और जानकारी होती चली गई। तो जब आवर्त सारणी बनाई गई थी उस समय धातु और अधातु को में तत्वों को विभाजित किया गया, लेकिन बाद में और तत्वों की खोजी तो हमें उपधातु मिल गए, उपधातु मिल गए। जब हमें उपधातु मिल गए तो हमारा ये धातु और अधातु के नियम में जो आवर्त सारणी में को व्यवस्थित किया गया वो वाला नियम हमारा अमान्य हो गया। नेक्स्ट रूल उन्होंने बताया तिर्क नियम, तिर्क रूल बताया। तिर्क रूल को ध्यान रखें, इसको उन्होंने किस तरीके से बताया। देखिए, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक, इन्होंने भी आवर्त सारणी बनाने में बहुत योगदान दिया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि जैसे लिथियम है हमारा, सोडियम है और पोटेशियम है। जैसे इसका लिथियम का जो एटॉमिक वेट वो होता है वो 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो उन्होंने ये बताया था कि तत्वों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि जो पहला वाला और तीसरा वाला इनके अगर अणुभार को आपस में जोड़ दें तो बीच वाला यानी कि मध्य का जो मध्य का जो तत्व होगा उसका हमें अणुभार आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यानी कि उसको हम आराम से उसको बीच में रख सकते हैं। जैसे 7 प्लस जैसे 7 प्लस 39 इनको हम डिवाइड करते हैं 2 से, यानी कि मध्य का भाग निकालते हैं, बीच का भाग, तो ये कितना आता है? 23 आता है प्लस करने पर। यानी कि लिथियम के बाद में सोडियम रखा जाएगा और सोडियम के बाद में पोटेशियम रखा जाएगा। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे ये नियम भी अमान्य हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व थे जो आपस में त्रिक नहीं बना सके। नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसको ध्यान रखें, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये 1863 का है। न्यूलैंड ने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले तत्वों से 7वां तत्व को छोड़कर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है, जैसे संगीत में पहला स्वर 8वें स्वर से समानता रखता है। इसको समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन। तो लिथियम का 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 और ये 7, इसका 23 होता है, इसका 24, इसका 27 और इसका 23 और इसका
इसका बेटा 28 और 31, 32 और ये 35। तो उन्होंने ये बताया था कि संगीत के समान इसमें समानता होती है। जैसे पहला तत्व, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो लिथियम की जो समानता है वो सोडियम से रखती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7वां और 8वां तत्व आपस में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। इससे बेरिलियम का जो तत्व है वो मैग्नीज से समानता रखता है, बोरान का जो है वो एल्युमिनियम से समानता रखता है। इस तरीके से उन्होंने आपस सारणी को व्यवस्थित किया। यानी कि जैसे संगीत में पहला स्वर 8वें स्वर से समानता रखता है, पहला स्वर 8वें स्वर से समानता रखता है। जैसे संगीत में क्या होता है, संगीत की समझिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो जैसे संगीत का जो पहला स्वर होता है, संगीत का जो पहला स्वर होता है वो 8वें स्वर से समानता रखता है। उसी प्रकार न्यूलैंड ने आवर्त सारणी को जब व्यवस्थित किया तो इसी प्रकार व्यवस्थित किया कि तत्व का जो पहला अक्षर है वो उसके 8वें स्वर से समानता रखता है। तो इस तरीके से उन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ती क्रम में व्यवस्थित किया। परंतु ये नियम असफल रहा, क्योंकि ये आने वाले अगले तत्वों के पहले तत्व से लेकर 8वें तत्व से समानता नहीं रख पाया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों का अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ध्यान रखें, रूसी वैज्ञानिक कौन थे? रूस के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मेंडलीव। इन्होंने जब आवर्त सारणी बनाना स्टार्ट किए तो उस समय 63 जो तत्व ज्ञात थे उसी को आधार मानकर उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। और जो तत्वों का जो क्रम था, जो तत्वों का क्रम यानी कि तत्वों को क्रम से रखने का जो रूल था वो था परमाणु भार। परमाणु भार का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, इसी को आधार मानकर उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का जो नियम दिया, नियम वो है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मैं लिख देता हूँ, नियम क्या है? नियम यह है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जब उन्होंने 63 तत्व की बनाई तो उसका क्रम उन्होंने क्या रखा? ये रूस के वैज्ञानिक थे, परमाणु भार का बढ़ता क्रम इनका ये क्रम था। नियम बना तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसी को आधार मानकर उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। फिर उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई, इसी को आधार मानकर एक आवर्त सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें लिख देता हूँ, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी में
8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। आवर्त सारणी किस प्रकार की थी, देख लीजिए। इसमें क्या था, जैसे लिखा यहाँ पर, ये वर्ग थे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। तो इसमें 8 क्या हो गए, इस टाइप की थी। पंक्तियाँ हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस टाइप। इस टाइप से ये जो आवर्त सारणी है ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है। तो इसमें ये जो यहाँ पर ये 8 आपके स्तंभ दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, और आपकी ये जो नीचे दे रखी है क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। इसमें उन्होंने आवर्त सारणी जब बनाई थी तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाया, और आवर्त सारणी बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि समान परमाणु भार वाले, यानी कि समानता वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक समूह में रखा जाए। तो इसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि कहीं कहीं रिक्त स्थान छोड़ दिए, जैसे कि कैल्शियम के बाद में ये टेलुरियम के बीच में रिक्त स्थान छोड़ा गया। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई उसमें सब में रिक्त स्थान छोड़ा गया। ठीक है। बाद में इसी आवर्त सारणी पे सवाल भी उठे कुछ। बाद में इसी आवर्त सारणी पे सवाल उठे, जैसे कोबाल्ट का परमाणु भार अगर हम बात करें, यहाँ पर Cu दे रखा है, इसे समझ लीजिए। नीचे कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो सही कितना होता है। कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है Cu का वो कितना होता है, 58.9 होता है। और जो निकिल का जो परमाणु भार होता है वो 58.6 होता है। इन्होंने ये कहा था कि हमने आवर्त सारणी जब बनाई है तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाया है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पर कोबाल्ट का जो सही परमाणु भार वो 58.9 है, और यहाँ पर जो निकिल का जो परमाणु भार 58.6 है। तो ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में कहाँ है, ये परमाणु भार के घटते हुए क्रम में हो गए। इसी तरीके से इसी आवर्त सारणी में ही उन्होंने टेलुरियम का जो परमाणु भार 127.6 रखा गया है, और आयोडीन का जो परमाणु भार वो 126.90 रखा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए आवर्त सारणी के अंदर, अभी मैंने इसको पूरी तरीके से बनाया नहीं है, तो ये भी आवर्त सारणी के बढ़ते हुए क्रम में ना होकर के इनको भी घटते हुए क्रम में रखा गया। लेकिन आवर्त सारणी बनाने में इस मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की बहुत ही आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर इस आवर्त सारणी के बारे में बनाने में नहीं सोचा जाता तो शायद हमें आज सही आवर्त सारणी ज्ञात नहीं हो पाती, और हम सही से उनका अध्ययन भी तत्वों का नहीं कर पाते। तो इस मूल आवर्त सारणी का बहुत ही योगदान है। नेक्स्ट अगर आगे की बात करें तो ये बस इस आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े गए वो भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुए। आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान उन्हें छोड़ दिए गए थे वो भविष्य से संबंधित थे। ये आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का मूल आधार है। यदि ये आवर्त सारणी मेंडलीव
नहीं बनाते तो आगे तत्वों की खोज की संभावना कम होती और शायद तत्वों का वर्गीकरण भी सही से नहीं हो पाता। अगर बात करते हैं उपयोगिता की तो इस आवर्त सारणी से हमें क्या क्या मिला। तत्वों का अध्ययन सरल हो गया, तत्वों का अध्ययन कैसा हो गया, सरल हो गया। सही परमाणु भार ज्ञात करने में मदद मिली, सही परमाणु भार ज्ञात करने में मदद मिली। नेक्स्ट वन, नए तत्वों की खोज सरल हो गई, नए तत्वों की खोज सरल हो गई, अर्थात अनुसंधान में सहायता मिली, अर्थात अनुसंधान में सहायता मिली। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आवर्त सारणी में की सहायता से हमें ज्ञात हुई है। जैसे संभारकों और समस्थानिकों की भी खोज हुई इसी आवर्त सारणी की सहायता से। इसके अलावा सही परमाणु भार ज्ञात करने भी हमें मदद मिली। ये बहुत सारे अगर आप पॉइंट्स। दूसरी बात, इस आवर्त सारणी कुछ दोष भी हैं, तो दोष मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। दोष क्या थे, असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में उन्होंने रख दिया, यानी कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो समान गुण वाले थे तो उनको एक ही समूह में रखा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे समूह में भी उन्होंने एलिमेंट्स को रख दिया जो कि असमान गुणों वाले थे। समान गुणों वालों को अलग कर दिया, कहीं कहीं उन्होंने समान गुणों वालों को अलग कर दिया। समस्थानिक और संभारिकों को इन्होंने इसमें आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया।